वेलकम टू हमारी अपनी पाठशाला। बीपीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो 1857 की क्रांति। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1857 की क्रांति जो है वो हुई क्यों थी, उसके कॉजेज़ क्या थे। तो इसमें आता है पहला कॉज इकोनॉमिक कॉज, आर्थिक कारण क्या थे। उस टाइम पर एक ब्रिटिशर्स द्वारा एक नीति लाई गई थी जिसको हम कहते हैं न्यू रेवेन्यू सेटलमेंट। इसके अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा टैक्स में वृद्धि कर दी गई थी, जिसके द्वारा जो उस वक्त के किसान थे या छोटे मजदूर थे उन पे काफ़ी ज़्यादा दबाव आने लगा था टैक्सेस को पूरा करने के लिए। इससे वो मनी लॉन्डर्स के पास जा रहे थे। इसके साथ साथ जो क्राफ्ट्समैन थे, जो लोग थे वहाँ पर जो छोटे छोटे चीज़ों को बनाया करते थे, इंडियन क्राफ्ट्समैन, उनको अल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखना पड़ा था। क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने गुड्स, जो अपने सामान आया करते थे ब्रिटिश से, उनको यहाँ पर प्रमोट कर रहे थे और इंडिया के जो वस्तुएं थे उनको काफ़ी ज़्यादा वो डिमोट कर रहे थे। और इसके कारण से जो क्राफ्ट्समैन थे उनको अल्टरनेट सोर्स देखना पड़ रहा था अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए। इसके साथ अगला कॉज आता है हमारा पॉलिटिकल कॉज, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। इसके अंतर्गत जो लाया किसके द्वारा गया था वो थे लॉर्ड डलहौजी। जो इससे पहले जो लॉर्ड डलहौजी थे, जो 48 से लेके 56 तक इंडिया में थे, उन्होंने एक नीति अपनाई थी हड़प की नीति। इसके अंतर्गत जो भी राजा थे, अगर वो अपने किसी गोद लिए हुए पुत्र को अपने राज सिंहासन में बैठाना चाहते थे तो वो नहीं बैठा सकते थे। इसी में जो मेन आता है अगला, वो आता है अवध का एनेक्सेशन। अवध पे किस तरह से ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया था, उसके अंतर्गत उन्होंने ये कारण दिया था कि वहाँ के जो शासक थे वाजिद अली शाह, उनके मिसमैनेजमेंट या यूँ कहें कि मिस रूल था उनका, और उसको कह के उन्होंने अवध को अपने अंदर अपने ब्रिटिशर्स राज्य में मिला लिया था। ध्यान दीजिएगा, ये अवध इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस वक्त तक ब्रिटिशर्स आर्मी में जो सैनिक हुआ करते थे वो ज़्यादातर इसी पार्ट से आया करते थे। तो उनके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स के प्रति हीन भावना आने, मतलब ब्रिटिशर्स के प्रति उनके अंदर क्रोध आने लगा कि वो जो है वो उनके राज्य को भी नहीं छोड़ रहे हैं। तो अगला कॉज आता है इसमें सोशल रिलीजियस कॉज, जिसके अंतर्गत भारतीयों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था, उनको क्रिश्चियन बनाने की नीति अपनाई जा रही थी। जिसके अंतर्गत पहला एक्ट जो लाया गया था वो था रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, जिसके अंतर्गत अगर कोई भारतीय अगर अपने धर्म को परिवर्तित करता है तो उसके पैतृक संपत्ति से उसके पिता उसे बेदखल नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट आता है इसमें सती का भी मेन इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सती 1859 में आया था। अब आप कमेंट में हमें बताइएगा कि सती के टाइम पे किसको सती को एबोलिश किसने किया था। अगला है इसमें विडो मैरिज एक्ट, जिसके अंतर्गत जो विधवाएं थे उनको वापस से उनकी शादी करने के लिए प्रमोट किया जा रहा था। वुमेन एजुकेशन पे काम आ रहा था। इन सब से क्या था, जो भारतीय थे, जो ऑर्थोडॉक्स भारतीय थे, उनके अंदर ब्रिटिशर्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा क्रूर भावना आने लगी और वो ये समझने लगे कि ब्रिटिशर्स जो है अब उनके धर्म में भी इंटरफेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज में जो इंपॉर्टेंट है वो है कैनिन के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड कैनिन उस वक्त जो वायसरॉय थे, जो उनके द्वारा लाया गया था, गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, उनके द्वारा 1856 में जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके अंतर्गत अगर कोई भारतीय अगर सेना में है तो उसे ब्रिटिशर्स के कहने पर विश्व में कहीं भी लड़ने के लिए भेजा जा सकता है। जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि अगर भारतीयों में, चूंकि उस वक्त की मानसिकता थी कि अगर कोई भारतीय समुद्र तट को पार करता है तो उसमें उनके धर्म, उनके जाति के से उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा, ऐसा उनका मानसिकता थी उस टाइम पे। तो इससे उनके काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचा था। याद रखिएगा, इसी के बाद लास्ट में पील कमीशन भी बैठाया जाता है मिलिट्री पे, जिसके अंतर्गत जो मिलिट्री की संख्या थी, भारतीयों की संख्या, उसको रिड्यूस किया गया था उसमें। अगला आता है तत्कालीन कारण, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला आता है ब्राउन बेस और इनफील्ड राइफल्स, यानी जो राइफल्स थे उनको बदला गया था। पहले राइफल जो थे वो ब्राउन बेस हुआ करते थे, बाद में उनको उनके जगह पे इनफील्ड राइफल को लाया गया दिसंबर 1856 में। इसमें क्या होता था कि जो ग्रीस हुआ करती थी उसको अपने दांत से खींचना पड़ता था, जिसमें सुअर और जो बीफ होता है उसका उसमें मिलावट था, ऐसा लोगों का वहाँ पर मानना था उस टाइम पे। जिससे सुअर के कारण जो उस सेना में जो मुस्लिम हुआ करते थे उनकी धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची थी, और बीफ से जो हिंदू थे उनके धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची थी, जिससे उनके अंदर ब्रिटिशर्स के प्रति उग्रता बढ़ रही थी, जो 1857 की क्रांति में हमको देखने को मिलती है आगे जाके। इसी में उसी वक्त 34वीं रेजिमेंट जो बैरकपुर बंगाल का था, उसके जो एक सेना थे, जो उसमें सैनिक थे मंगल पांडे, उन्होंने उस रेजिमेंट्स के जो जनरल थे हटस्यूसन और बाग, 2 ब्रिटिश अफसरों की हत्या कर दी थी, जिसके तहत उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी जाती है, तथा उसके बाद 34वीं रेजिमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है, जिससे वहाँ के जो सैनिक थे उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा
जो ब्रिटिशर्स थे उनके प्रति भावना बढ़ रही थी, उनके अंदर क्रूरता बढ़ रही थी, जो 1857 की क्रांति में हमें आगे दिखती है। तो अब हम समझते हैं कि जब 1857 की क्रांति में उसके बाद क्या होता है। तो इंपॉर्टेंट है 1857 की क्रांति में पहला स्टार्टिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये होता है मेरठ से। ध्यान दीजिएगा, मेरठ में 10 मई को काफ़ी जो सेना के जो लोग थे वो जुटते हैं मेरठ में। वहाँ से ये आगे बढ़ते हैं कहाँ, दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में उन्होंने 12 मई को पहुँचते हैं और वहाँ पर बहादुर शाह जफर को वो अपना सुल्तान मानते हैं। वहाँ पर बहादुर शाह जफर के अंडर में वो लोग आते हैं। चूँकि बहादुर शाह जफर काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थे, काफ़ी एज हो चुका था उनका, तो बख्त खां को उनको लीडरशिप में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो सके, इसके लिए बख्त खां को वहाँ पर वो सपोर्ट करते हैं बहादुर शाह जफर का। उसके बाद आता है कानपुर में। कानपुर में उसी तरह 5 जून को कानपुर में विद्रोह का बिगुल फूंकते हैं नाना साहेब, जो उस वक्त कानपुर को अपने अंदर ब्रिटिशर्स को वहाँ से भगा चुके होते हैं, तथा उनके जो कमांडर इन चीफ होते हैं वो होते हैं तात्या टोपे। ध्यान दीजिएगा इस नाम को, तात्या टोपे को। उसके बाद लखनऊ में बेगम हजरत महल जो थी, उन्होंने इस 1857 की क्रांति को लीड किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जो ओरिजिनली कहाँ की थी, तो ओरिजिनली थी वाराणसी की, और 14 साल की उम्र में उनका विवाह हो जाता है झांसी के राजा गंगाधर राव से। उसके बाद इलाहाबाद में लियाकत अली ने लीड किया था 1857 की क्रांति को। बिहार में, जो हमारे बिहार स्पेशल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार में जगदीशपुर में, बिहार के जगदीशपुर में वहाँ के जो जमींदार रहते हैं कुंवर सिंह, उन्होंने इस 1857 की क्रांति को लीड किया था। बिहार को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये भी दिखाया कि बिहार स्पेशल के अकॉर्डिंग कौन कौन से जगह था बिहार में जो 1857 की क्रांति से इफेक्ट हुआ था। तो इसमें आता है कौन है, गया आता है, आरा आता है, दानापुर, पटना, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद। अभी एक बार सवाल पूछा गया था 41 बीपीएससी में कि कौन सा जगह है जो इफेक्ट नहीं हुआ था 1857 की, तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा मुंगेर। ध्यान दीजिएगा, मुंगेर जो था वो 1857 की क्रांति से उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बरेली पे। बरेली में खान बहादुर खान ने लीड किया था, जो 14,000 सिपाही को लेकर उस आंदोलन में भाग लिए थे। उसके बाद फैजाबाद, जहां मौलवी अहमद उल्ला जो कि एक धार्मिक गुरु थे, उन्होंने इसको लीड किया था। फतेहपुर में अजीमुल्ला, ध्यान दीजिएगा इस नाम को, अजीमुल्ला ने लीड किया था, जो कि क्रांति दूत के नाम से उस वक्त जाने जाते थे, और यही थे नाना साहब के एडवाइजर थे नाना साहब के ये। अब आते हैं हम लोग आगे कि 1857 की क्रांति जो है वो फेल कैसे हो गई, यानी यूं कहें कि धीरे धीरे करके वो कमजोर क्यों पड़ने लगी 1857 की क्रांति, जिसमें पहला कारण आता है साहूकार और जमींदारों का असहयोग। उस वक्त सारे लोग 1857 की क्रांति में लगभग सभी लोग पार्ट ले रहे थे उस क्रांति में, बट जो साहूकार और जमींदार थे वो उन्होंने सहयोग नहीं किया था उस वक्त। उसके बाद होलकर, जो विभिन्न राजघराने थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ना कि हिंदुस्तानियों का। उस वक्त जो लोग थे उनका साथ न देकर उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, जिसमें राजघरानों में पहला इंदौर के जो होलकर थे उनका नाम आता है। सिंधिया, जो ग्वालियर के सिंधिया थे, इनके बारे में लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर सिंधियाओं ने 1857 की क्रांति में ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़े होते तो उसके कल होकर ही उन्हें पैक करके वापस ब्रिटेन जाना पड़ता। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट था 1857 की क्रांति का ब्रिटिशर्स पे। नेक्स्ट है निज़ाम, जो हैदराबाद के थे, उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। उसी के साथ जोधपुर, नवाब, भोपाल के, पटियाला, कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने भी ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। नेपाल जो थे, उन नेपाल के जो शासक थे वो भी ब्रिटिशर्स का साथ देते थे उस टाइम पे। ये जो लोग थे ये सारे ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे, जिसके वजह से जो भारतीयों में थी उनमें एकता नहीं होती, जिस वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा ब्रिटिशर्स को इसका काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ था उस वक्त। इससे इंपॉर्टेंट जो मेन चीज़ है वो है मोटिव। जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, जितने लोग यहाँ पर थे, वो सारे लोग अपने अपने किसी न किसी कारण को, निजी कारणों की वजह से 1857 की क्रांति में पार्ट लिए थे। सबको अपने अपने कुछ कारण थे, उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे थे। वो उन अपने अधिकारों के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वो 1857 की क्रांति में पार्ट लिए थे। तो मोटिव जो था वो वहाँ पर कमी था। और लीडरशिप में भी एक था कि बहादुर शाह जफर चूँकि उस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुके थे, तो उनमें लीडरशिप की कमी भी थी। इस वजह से 1857 को लीड सही से नहीं मिली थी, जिसका फायदा ब्रिटिशर्स को हुआ था। और उन्होंने धीरे धीरे 1857 की क्रांति को दबाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत उनको करना नहीं पड़ा, और वो जाके 1857 की क्रांति को दबा दिए। इसमें जो कौन से जो ब्रिटिश अफसर थे उन्होंने कहाँ कहाँ जाके 1857 की क्रांति को दमन किया था उसके बारे में हम जानते हैं, जिसमें दिल्ली में लॉर्ड विलोंगबी, जॉन निकलसन और लेफ्टिनेंट हडसन,
उन लोगों ने दिल्ली में जाकर 1857 की क्रांति को रोका था और उस वक्त के जो बहादुर शाह जफर थे उनको रंगून भेज दिया गया था उस वक्त। उसी के साथ कानपुर में कैंपबेल ने, लखनऊ में हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल ने, उसी तरह झांसी में ह्यूज रोज, इन्होंने झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के लिए कहा था कि सारे जितने भी रेबल्स लड़ रहे हैं उन सब में सिर्फ एकमात्र जो मर्द है या कहें पुरुष है वो थी रानी लक्ष्मीबाई। इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति में पार्ट लिया था कि उनको ऐसा कहना पड़ा था। फिर बनारस में या यूं कहें इलाहाबाद में जेम्स नील ने 1857 की क्रांति को दबाया था, सप्रेस्ड किया था। बिहार, जो हमारे बिहार स्पेशल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि बिहार में 1857 की क्रांति को दबाने का काम किन ब्रिटिश अफसरों ने किया था, तो उसमें आते हैं विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर, जिन्होंने 1857 की क्रांति को सप्रेस्ड किया था बिहार में। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि 1857 की क्रांति जब हो रही थी तो उस वक्त वहाँ के जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, जो बीपीएससी के एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त जो ब्रिटेन था उसमें प्राइम मिनिस्टर वहां पर कौन थे? तो विंसकाउंट पाल्मस्टन थे, वो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे। सिंबल पूछा गया है एक बार कि सिंबल क्या था 1857 की क्रांति का, तो याद रखिएगा चपातीज एंड रेड लोटस, ये था 1857 की क्रांति का सिंबल। उसी तरह असम में 1857 की क्रांति को लीड किसने किया था? तो दीवान मनी राम दत्त ने 1857 की क्रांति को लीड किया था। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति पे कौन सा कवि था जो विटनेस था, उसका जो गवाह था? तो उस टाइम पे एक बहुत ही फेमस उर्दू कवि थे जिनका नाम आप सबने सुना होगा, मिर्जा गालिब। वो 1857 की क्रांति के विटनेस थे, जिनका जन्म जो है आगरा में हुआ था 1796 में और जाकर मृत्यु जो था वो दिल्ली में हुआ था उनका 1869 में दिल्ली में उनका मृत्यु हुआ था। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो 1857 की क्रांति के पर लिखे गए हैं। उसमें पहला नाम आता है हमारा द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कार्ल मार्क्स ने 1859 में लिखा था। कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, सैयद अहमद खान। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, विनायक दामोदर दास सावरकर 1909 में। सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, आरजी मजुमदार। आरजी मजुमदार, ध्यान दीजिएगा, ये क्रिटिसाइज कर रहे थे कि इसको सिर्फ एक सिपाही म्यूटिनी का नाम दिया, इन्होंने सिपाही विद्रोह का नाम दिया था, ना कि इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडिपेंडेंस, या यूँ कहें कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जैसे विनायक सावरकर ने कहा था, उस तरह का नाम उन्होंने नहीं दिया था। एक तरह से क्रिटिसाइज किया था 1857 को कि ये सिर्फ एक सिपाही विद्रोह था, ना कि भारतीयों का एक स्वतंत्रता विद्रोह। उसी के साथ 1857 की एक बुक थी जो एस.एन. सेन ने 1957 में लिखी थी, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। तो ये हम देख रहे हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश की 1857 से रिलेट करके।